Yes, students, let's start with diagram showing flow of energy in an ecosystem. ये डायग्राम सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा। यहाँ हमने एनर्जी फ्लो शो किया है। देखिए, आप देख सकते हैं हमारी अर्थ है, जो स्फीयर दिख रहा है किसका है? अर्थ का। ठीक, सन से क्या जाती है अर्थ पे? सोलर रेडिएशन, जिसमें इंफ्रारेड रेड्स भी होती हैं, जिसको हमारी अर्थ की ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, तो आप देख सकते हैं सोलर रेडिएशन passes through the, बेटा हिमांशी प्लीज डोंट ड्रॉ। सोलर रेडिएशन passes through the clear atmosphere। कहाँ से कहीं? क्लियर एटमॉस्फेयर से कहीं। मोस्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। ज्यादातर रेडिएशन को अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी और अर्थ को गर्म कर देगी। सम सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। कुछ रेडिएशन को आप देख सकते हैं एरो बैक के थ्रू शो किया गया है, जो वापस एनवायरनमेंट में वापस आ जाती हैं। ठीक, फिर क्या है? सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gas molecule। कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ को वापस री-एमिट कर दिया गया, किसके थ्रू? ग्रीन हाउस गैस के थ्रू। तो इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर। तो इफेक्ट क्या पड़ता है इसका? कि गर्म कर देती है अर्थ के सरफेस को और अर्थ के नीचे के एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद करती हैं ये रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो निकल रही है अर्थ सरफेस से। ये पूरा हमने रेडिएशन का फ्लो दिखाया है जो हमारी अर्थ पे होता है। तो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली कुछ हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में फूड चेन के थ्रू कैसे एंटर कर जाते हैं, वो हम फूड चेन के बारे में जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वाटर जब पॉल्यूट हो जाता है तो पॉल्यूशन का रीजन क्या है? यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स का यूज हम कर रहे हैं या जितने भी केमिकल्स का हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारी क्रॉप्स को हम डिसीज से बचा सके, पेस्ट को हम डिसीज से बचा सके, ठीक है, या पेस्ट से बचा सके, सॉरी, ठीक है, अपनी क्रॉप को डिसीज और पेस्ट से बचा सके। इसके लिए जितने भी हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं ये सभी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जितना भी हम अगर केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो सारा हमारे अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। ठीक, तो these chemicals are either washed down into the soil, धुल के पेड़ों पे से धुल के मिट्टी में चला जाता है या वाटर बॉडीज में चला जाता है। मिट्टी में जाएगा तो ग्राउंड वाटर को केमिकल वाला कर देगा। ठीक है, तो एंड फिर क्या है? फ्रॉम द सॉइल दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। मिट्टी में से प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल के साथ, और एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर बॉडीज में से, और इस तरीके से फूड चेन में केमिकल एंटर कर जाते हैं। तो ये केमिकल डिग्रेडेबल नहीं होते, यानी इनका हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होता, तो ये इकट्ठे होते चले जाते हैं। ठीक, और एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, ह्यूमन बींग्स क्या है? किसी भी फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन की केमिकल्स की जो है वो हमारी ही बॉडी में इकट्ठी होती है, और इस केमिकल की कंसंट्रेशन का ज्यादा इकट्ठा होना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये प्रोड्यूसर से और टॉप कार्निवोर तक जाते जाते बढ़ जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई अवर फूड ग्रेन्स, जैसे हमारे व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट जो है इन सब के अंदर पेस्टिसाइड्स की रेसिड्यू होते हैं और उन्हें हम धो के या किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते अपने खाने में से, और ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटीज का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट करता है? तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हम सब इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने एनवायरनमेंट का। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारी एक्टिविटीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9, हमने 9th में देखा था कि
जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से पॉल्यूट करती हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके बारे में, जैसे कि ओजोन लेयर के बारे में जो डिप्लीट हो रही है टाइम टू टाइम, आप लोग और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। ठीक है, हम ऑक्सीजन के ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। जो ओजोन लेयर होती है ये हमारी कॉम्बिनेशन से बनती है O2 और O के। जब हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ एटम्स। तो शेयरिंग अगर एक एटम की होती है दिस इज कॉल्ड मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, और उसी के हिसाब से बन जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम डोनर होता है और एक हमारा रिसीवर होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक ऑक्सीजन देखा, उसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन 2,6 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब हमने देखा कि एक जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हुआ तो ये दोनों कैसी ऑक्सीजन बन गई, नेसेंट ऑक्सीजन यानी अनरिएक्टिव फॉर्म। तो अब एक ऑक्सीजन जब इनके पास अप्रोच करेगी तो ये क्या करेगा, कोई सा भी एक ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और तब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, ये हमारी ओजोन की स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम देखेंगे वी हैव 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज हियर। एंड जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, जो भी किसी से शेयर नहीं हुए होते उनको लोन पेयर कहते हैं, और जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिए उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम से मिलकर बना है ऑक्सीजन के। जो O2 है वो क्या है, जो हमारी जनरल ऑक्सीजन है, एरोबिक फॉर्म जितनी भी होती हैं वो ऑक्सीजन का यूज करती हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन ओजोन जो होती है वो पॉइजनस गैस है। हायर लेवल पे जो हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ओजोन का एसेंशियल फंक्शन होता है, ये हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो सन से आती हैं, और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत डैमेज होता है, जैसे कि स्किन कैंसर जैसी डिजीज होती हैं। तो ओजोन हायर लेवल पे अल्ट्रावायलेट की हेल्प से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है, और जो हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसने O2 को 2 फ्री ऑक्सीजन में बना दिया। और ये जो 2 फ्री ऑक्सीजन होती हैं इनको आप नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इनकी अनरिएक्टेड फॉर्म है, अभी इन्होंने रिएक्शन नहीं करी, ब्रेक डाउन हो चुका है इनका। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली। 1980 में हमने देखा कि सबसे पहले ओजोन की क्वांटिटी जो थी वो कम होने लगी, और उससे सिंथेटिक केमिकल्स जो थे उसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या रेफ्रिजरेंट्स में जिन्हें हम यूज करते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर में जिन्हें हम यूज करते हैं, इन सब के यूज की वजह से ऐसा हुआ कि ओजोन की क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम मिली। और 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि CFCs को रोका जा सके जिस लेवल पे वो थे तब तक, ताकि हम अपनी ओजोन को बचा सकें। ठीक है।